नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारा बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारा जो बायोलॉजी का पीवाई की क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। आप एग्रीकल्चर के ग्रुप के बच्चे हैं, आप बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे हैं, आप किसी भी ग्रुप के बच्चे हो, अगर आपने पीएचडी का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। स्पेशली एग्रीकल्चर 1 to 3 वालों के लिए तो ये बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट और वाटर रिलेशन के बारे में, यानी कि पादप और जल संबंधों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से 101% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के लिए। हर सफल लोगों में एक बात समान होती है। कौन सी बात समान होती है? कि वो हर हाल में बस अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। जैसे आप लोग पीएटी में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप लोगों को साम दाम दंड भेद दिन रात एक कर देना है। और पीएटी में पहुंचने का अब आप लोगों के पास एक ही रास्ता बचा है, वो है पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई, यानी कि मेहनत मेहनत मेहनत। किसी भी कीमत पे मेहनत करना मत छोड़िए, अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। एंड टाइम आ गया, कुछ बच्चे 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई बच्चे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, किन्हीं ने स्टार्ट किया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड टाइम में आके जो मेहनत करता है वो ही सफल होता है। बाकी बच्चे क्या होते हैं, 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं, बाकी एंड टाइम पे आके इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब नहीं करना है, आपको बस मेहनत करनी है, लगे रहना है। आप 100% जो है पीएचडी एग्जाम में लग जाएंगे। और आज का हमारा ये टॉपिक है पादप जल संबंध। क्या है हमारा टॉपिक? पादप जल संबंध। और इससे आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन को हमने इसी वीडियो में लपेट लिया है। तो बेटा आप लोगों को भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर आप यही अकेला करवाएंगे कि बहुत टॉपिक भी करवाएंगे। तो बेटा आप लोग ये मान लीजिए कि अब आपको 1 से 2 दिन के अंदर 2 से 3 टॉपिकों की वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब आप लोगों को एग्रीकल्चर भी मिलेगा, आप लोगों को बायोलॉजी भी मिलेगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई सा एक टॉपिक हम आप लोगों को देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि बात रंध्र बाष्प उत्सर्जन समानता होती है। एटमॉस्फेरिक एवोपरेशन इज जनरली, मतलब बाष्प रंध्र और बाष्प उत्सर्जन समानता होता है, किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास पर्ण फलकों से, पत्तियों के डंठलों से, मुलायम हरे तनों से, काष्ठीय तनों से। काष्ठीय मतलब जो गठीले होते हैं, जिनमें कांटे लगे होते हैं। पहला देखो, एटमॉस्फेरिक एवोपरेशन इज जनरली फ्रॉम फॉइलर पैनल्स जो होते हैं उनसे होते हैं, है ना। द पेटल ऑफ द लीव्स, जो पत्तियों में डंठल होते हैं उनसे होते हैं। फ्रॉम सॉफ्ट ग्रीन स्टेम से होते हैं, है ना। इसके अलावा कास्टिक स्टेम जो होता है उसके द्वारा होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन जो सटीक यहाँ पे फिट बैठता है उसके बारे में आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर आप जो है जल्दी से दीजिए। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला एटमॉस्फेरिक एवेपोरेशन, है ना। एटमॉस्फेरिक एवेपोरेशन किसके द्वारा होता है? तो ये आप लोगों का होता है काष्ठीय तनों के द्वारा, है ना। कास्टिक स्टेम्स जो होते हैं उनके द्वारा एवेपोरेशन हो रहा होता है, ठीक है। अगला बेहद खास और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों का मुरझाना किस एक प्रक्रिया के अधिक मात्रा में होने के कारण होता है ना। बिल्टिंग, जब पौधे मुरझाते हैं तो उसको बिल्टिंग बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों से कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि पत्तियों का मुरझाना या पौधे का मुरझाना किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्टिंग के नाम से जाना जाता है, याद रखना। किसके नाम से? बिल्टिंग ऑफ प्लांट्स इज क्यूज्ड बाय एक्सेसिव, है ना, एक्टिविटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। मतलब प्लांट कब मुरझा जाएगा, कौन सी प्रोसेस ज्यादा होगी तब मुरझा जाएगा? तो क्या इसका आंसर फोटोसिंथेसिस होगा? मुझे बताइए, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की वजह से पौधा क्यों मुरझाएगा? उसकी वजह से तो पौधा क्या होगा? हरा होगा। क्या रेस्पिरेशन की वजह से ऐसा हो जाएगा? वाष्प उत्सर्जन जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और अगला होता है एवापोरेशन। तो अवशोषण के द्वारा, एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन की वजह से कभी प्लांट पीला नहीं पड़ेगा, मुरझाएगा नहीं। उससे तो बल्कि क्या होगा, वो नए जो है हरे कलर का दिखाई देगा, क्योंकि वो ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन लेगा, ज्यादा पानी पिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन सही है, वो है सी। कौन सा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि वाष्प उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन जो है एकमात्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्यादा होने की वजह से प्लांट क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं।
आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जैसे ही गर्मियां आने लगती हैं प्लांट अपने पत्ते जो होते हैं वो गिराने लगते हैं। उसका कारण क्या है? जानबूझ के प्लांट अपना पत्ता गिराता है क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन को रोक सके। क्यों रोक सके? क्योंकि पत्तियों की जो स्टोमेटा है उनसे ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन क्या है? पत्तियों से पानी का बाहर निकलना। तो गर्मियों में धूप तेज होती है, ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, पानी की वैसे ही प्लांट के पास कमी रहती है तो वो सूख सकता है, बिल्टिंग हो सकती है उसमें। इसलिए वो क्या कर देता है? पत्तों को छुड़ा देता है, मतलब गिरा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, पहले एक साथ नहीं देख पा रहा, पहले हिंदी वाला देखिए कि वाष्प उत्सर्जन मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो अब देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताओ। पोटोमीटर, पोरोमीटर, एक्सेनोमीटर, हाइड्रोमीटर। इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा। देखो, इसमें एकमात्र जो है ट्रांसपिरेशन को मेजर करने वाला यंत्र दिख रहा है वो है पोटोमीटर। कौन सा है? पोटोमीटर ना। बस उस को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? पोटोमीटर का यूज करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, निम्न में से किसके द्वारा बिंदु स्त्राव, है ना, ऐसे गुटेशन बोलेंगे, गुटेशन, है ना, इसमें गटेशन नहीं होता, ये गुटेशन होता है। गुटेशन को बढ़ावा मिलता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिंदु स्त्राव गुटेशन को बढ़ावा मिलता है? थोड़ी सी बात को समझना। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, क्या है ये प्लांट है आपका, ठीक है। अब इसने पानी जो है ऊपर लिया, H2O क्या लिया इन्होंने? ऊपर लिया, पानी ऊपर गया। अब यहाँ पे जो है वो है स्टोमेटा। कौन है? स्टोमेटा, पत्ती में। अब स्टोमेटा जैसे ही ओपन होगा तो पानी बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाएगा ट्रांसपिरेशन। क्या बोला जाएगा इसको? ट्रांसपिरेशन। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, ये ओनली ऑन डे में हो सकती है। कब हो सकती है? दिन में हो सकती है, क्योंकि भैया जो है ना स्टोमेटा वो ओनली ऑन सनलाइट की प्रेजेंस में ही ओपन होता है। अब क्या होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि प्लांट के पास बहुत ज्यादा पानी आ गया और इधर कुछ कंडीशन बनी हुई है कि धूप नहीं है दिन में, ये अर्ली मॉर्निंग या नाइट की बात होगी क्योंकि उस समय ही धूप नहीं होती है, और प्लांट के पास बहुत सारा अनप्योर वाटर है, तो प्लांट को अपना पानी बाहर निकालना है, तो वो कैसे निकालेगा? तो उसके पास जो लीफ होती है, क्या होती है? लीफ होती है, अपन लीफ बना लेते हैं। तो आपने देखा होगा लीफ ऐसी करके यहाँ पे किनारों पर जुड़ी होती है, इनको बोला जाता है मार्जिन। क्या बोला जाता है? मार्जिन। इनके द्वारा वो ड्रॉप्स के रूप में, बूंदों के रूप में पानी बाहर निकालता है। कभी कभार आपने देखा होगा जब हम बहुत जल्दी खेतों में घूमने जाते हैं तो पत्तों के ऊपर पानी की बूंदें रखी रहती हैं, आप लोगों को लगता है वो ओस है। ओस ऐसे बूंदों के रूप में जमा नहीं होती, पत्तियों के किनारों पर, वो होता है गुटेशन का। क्या होता है? गुटेशन, यानी कि जो बिंदु स्त्राव होता है वो होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि निम्न में से किसके द्वारा गुटेशन को बढ़ावा मिलता है, ज्यादा गुटेशन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट गुटेशन। गुटेटिंग या गुटेशन के नाम से लिखा आएगा। तो पहला है उच्च तापमान होना चाहिए, तेज हवा होनी चाहिए, तीव्र प्रकाश होना चाहिए, उच्च मूल दाब होना चाहिए, अ स्ट्रॉन्ग हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड, है ना, इंटेंस लाइट, हाई रूट प्रेशर। तो बेटा इसमें से एक ही आंसर आप लोगों को सही लग रहा होगा जैसे मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग, और वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उन तीन कंडीशनों में तो हो ही नहीं सकता, इन तीनों कंडीशन में तो कोटेशन हो ही नहीं सकता। हाँ, इन तीनों में ट्रांसपिरेशन होता है, इन तीनों से ट्रांसपिरेशन क्या मिलती है? बढ़ावा मिलता है। और ये जो तीन बता रहे हैं अपन, ये लास्ट वाला बता रहे हैं जो हाई रूट प्रेशर है, इसके द्वारा जो है कोटेशन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा सरल अवस्था में जल त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पत्तियों द्वारा सरल अवस्था में जल त्यागने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ये भी आप लोगों को पता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर रिलीज बाय लीव्स इन लिक्विड फॉर्म कॉल्ड। बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिसाव होता है क्या, बिंदु स्राव होता है क्या, बाष्पीभवन होता है क्या, उत्सर्जन होता है? जल्दी से बोलिए। गुटेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सलेशन, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा।
फटाफट इसका आंसर दो। तो पता है आप लोगों को, थोड़ी देर पहले ही बताया, गुटेशन। पत्तियों के द्वारा जो पानी रिलीज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? गुटेशन बोला जाता है। चलिए, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? बिंदु स्त्राव। एक क्वेश्चन पहले तो समझाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकतम वाष्प उत्सर्जन होता है, अधिकतम वाष्प उत्सर्जन होता है, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन ऑक्योर फ्रॉम, पत्तियों की निचली सतह से, पत्तियों की ऊपरी सतह से, तनों से, पौधों की समान सतह से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को फंसाएगा कहाँ पे? देखो, तनों से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको पत्तियों की समान सतह से कोई लेना देना नहीं है, आपको पत्तियों की निचली और ऊपरी सतह से लेना देना हो सकता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि पत्तियों की ऊपरी सतह से या पत्तियों की निचली सतह से, कहां से? ना लोअर सरफेस ऑफ लीव्स या अपर सरफेस ऑफ लीव्स। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा लोअर सरफेस। कहां जाएगा? लोअर सरफेस। क्योंकि भैया जो पत्ती होती है ना, जैसे ये मानो और ये आपकी लोगों की क्या है? पत्ती है। तो आपने देखा होगा ऊपरी सतह बहुत ज्यादा चिकनी होती है ना, और निचली सतह कैसी होती है? खुरदुरी होती है। और खुरदुरी सतह में ही स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? खुरदुरी सतह में ही स्टोमेटा होते हैं, जिनसे आप लोगों का क्या हो रहा होता है? अधिकतम ट्रांसपिरेशन कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंबे पौधों में रसारोहण की व्याख्या कर सकते हैं। द एसेंट ऑफ सेप, जिसे अपन रसारोहण बोलते हैं, सेप इस टल प्लांट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। लंबे पौधों में रसारोहण की व्याख्या कर सकते हैं, है ना। तो कैपिलरी के द्वारा, इम्बिबेशन के द्वारा, मूल दाब के द्वारा, वाष्प उत्सर्जन एवं जल के संसंजक बल के द्वारा, है ना। तो कैपिलरी वाटर, इम्बिबेशन, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन एंड चौशेप फोर्स ऑफ वाटर, है ना, संसंजक जिसे बोलते हैं, है ना, उसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। तो जिसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ, है ना। ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्प उत्सर्जन एवं जल के संसंजक बल के द्वारा क्या होता है? लंबे पौधों में पानी ऊपर पहुंच रहा है, रसारोहण हो रहा है, ऊपर पानी पहुंच रहा है। तो इसमें दो चीजों का मेन अहम भूमिका है, वो है ट्रांसपिरेशन और दूसरा है संसंजक बल ऑफ वाटर, यानी कि जो कॉशिप जो फोर्स होता है वाटर का वो, और इसके अलावा ट्रांसपिरेशन, इन दोनों के द्वारा क्या हो रहा है? पानी, आप लोगों को पता है जाइलम ऐसे ही काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का पास। रंध्र की दीवार कोशिकाओं को घेरने वाली कोशिकाओं को कहा जाता है। मतलब आप समझिए, द सेल दैट सराउंड द गार्ड सेल ऑफ अ स्टोमेटा इज कॉल्ड। जो गार्ड सेल होती हैं, जो स्टोमेटा को घेर के रखती हैं, उनको क्या बोला जाता है? गार्ड सेल होती हैं, उनके आसपास की जो होती है ना घेरने वाली कोशिकाएं, उनको क्या कहा जाता है? स्क्लेरिड्स, थंब कोशिकाएं यानी कि सहायक कोशिकाएं, बाह्य त्वचा, है ना, स्क्लेरिड्स, है ना, पेलिसाइड सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स। इसके अलावा अगला क्या दिया है? अगला दिया है एपिडर्मिस। क्या होता है? जल्दी से आंसर में बताना है। एपिडर्मिस, जल्दी बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सपोर्टिंग सेल। क्या होगा? सपोर्टिंग सहायक सेल, यानी कि सहायक कोशिकाओं के नाम से उनको हम जानते हैं, हेल्पिंग सेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में रंध्र यानी कि स्टोमेटा का खुलना और बंद होना निर्भर होता है। पत्तियों में रंध्रों, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना निर्भर होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा लीव्स डिपेंड ऑन। स्टोमेटा खुलेगा और बंद होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो द्वार कोशिकाओं, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं की स्थिति बल पर, है ना, उपकोशिकाओं, गौण कोशिकाओं की स्थिति दशा पर, बाह्य त्वचीय कोशिकाओं की स्थिति दशा पर, मध्य प्रोणिधि मीजोफिल कोशिकाओं की स्थिति दशा पर। इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसका आंसर आप लोगों का आने वाला है कि पत्तियों में रंध्र यानी स्टोमेटा जो होता है खुलना और बंद होना किस चीज पे डिपेंड करता है? ओपनिंग द एंड क्लोजिंग स्टोमेटा इन लीव्स डिपेंड ऑन। तो इसका आंसर आएगा ए, यानी कि द्वार कोशिकाओं की स्थिति दशा पर, है ना। टारगेटेड जो ऑफ गार्ड सेल्स होती हैं, उनकी जो होती है दशा, उनके द्वारा पर ही काम कर रहा होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, रक्षक कोशिकाएं बाह्य त्वचा कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। रक्षक कोशिकाएं
रक्षक कोशिकाएं बाह्य त्वचा कोशिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि इनमें होता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। देखो ध्यान सुनिए, रक्षक कोशिकाएं, समझना बात को, रक्षक कोशिकाएं बाह्य त्वचा कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, जो गार्ड सेल होती हैं वो अलग होती हैं। ऐसा क्यों है? इनमें क्या है? क्या इनमें न्यूक्लियस होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है इनके अंदर? देखिए, गार्ड सेल differ from the epidermal cells because they contain a nucleus, mitochondria, ribosome, chloroplast। क्या चीज उनके अंदर है जो उनको बाह्य कोशिकाओं, अलग कोशिकाओं से अलग बनाती है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को भी लग रहा होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर मौजूद होता है। क्या होता है इनके अंदर? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, इसलिए ये क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है कि हमारे जो है इसमें 20 क्वेश्चन थे, उसमें से 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 20 में से 10 कर लिए। तो अब आप लोगों को क्या करना है? ठीक है, तो आप लोगों को अब क्या करना है? आप लोगों को अब इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, वाष्प उत्सर्जन क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन क्या कहलाता है? व्हाट ट्रांसपिरेशन कॉल्ड? तालाब के जल से उड़ने वाली वाष्प, क्या ये ट्रांसपिरेशन कहलाती है? वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। इसके अलावा पौधे के वायवीय भागों से निकलने वाली जो वाष्प होती है वो, या फिर पत्ती और तथा शाखाओं के कटे हुए भागों से निकलने वाले जल को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? यानी कि वेपर जो होता है, वेपर एवोपरेटिंग फ्रॉम पॉन्ड्स वाटर, यानी तालाब का पानी उड़ना, वेपर एस्केपिंग फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इसके अलावा वाटर उड़ना कट पार्ट्स ऑफ द लीव्स एंड ब्रांचेस। ठीक है, और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर तो कोई भी दे सकता है, सबको इसका आंसर आना चाहिए। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता है कि जो पौधा होता है उसके जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनसे जो उड़ने वाला पानी होता है वही आपका क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर कहलाता है कौन सा वाला? जब जो पानी है वो एरियल पार्ट से निकले प्लांट्स के। अच्छा, यहाँ पे जो दिया है ना पॉन्ड वाला, तालाब से पानी का उड़ना, ये आप लोगों को कहलाता है वेपोरेशन। क्या कहलाता है? वेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि वाष्प उत्सर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित है? वाष्प उत्सर्जन के संबंध में पौधे के लिए जो कौन सा कथन है इसमें से दिया हुआ है वो कौन सा सही है? अभी हिंदी में समझते हैं फिर इंग्लिश में समझेंगे। वाष्प उत्सर्जन पौधों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, वाष्प उत्सर्जन पौधों के लिए हानिकारक होता है, वाष्प उत्सर्जन पौधों के लिए एक आवश्यक बुराई है, और ऑप्शन डी है, ये वाला ऑप्शन डी हटा के ये वाला देखेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पे समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन के रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ट्रांसपिरेशन इज एक्सट्रीमली बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को फायदे ही फायदे हैं। ट्रांसपिरेशन इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स, हार्मफुल होता है। ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी एबल फॉर प्लांट्स, तो बेटा ये सी जो है ना यही करेक्ट है। बुराई तो है लेकिन बहुत जरूरी है, बात को समझो। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, क्या गजब का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। आवश्यक बुराई, वाष्प उत्सर्जन पौधों के लिए एक आवश्यक बुराई है। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आता है। किसी साइंटिस्ट या किसी जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है कि ट्रांसपिरेशन जरूरी है लेकिन बुराई है, तो उसको ऐसे बोलो कि एक साथ दोनों बातें बोल जाएं। तो उन्होंने बोला है कि ट्रांसपिरेशन इज द जो है क्या है, एक आवश्यक बुराई है ना। क्या है ये? तो ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी एबल फॉर प्लांट्स, एबल फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए आवश्यक बुराई है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वाष्प उत्सर्जन का मापन किया जाता है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि पोरोमीटर या पोटोमीटर, तो ये दोनों तो हटा ही, तो आप लोग समझ गए, इनमें तो कुछ नहीं होगा। अब मुझे बताओ पोरोमीटर या पोटोमीटर। ये करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर किया जाता है? जल्दी से बताओ, पोरोमीटर या पोटोमीटर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा
पोटोमीटर। क्या होगा इसका आंसर? पोटोमीटर, पोरोमीटर नहीं होगा, ध्यान रखना, पोटोमीटर होगा। और ये पहले भी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया है। आ जाइए आगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास। स्केन एस एस स्नेक जो होते हैं ना, स्नेक धसे हुए स्टोमेटा किस वर्ग के पौधों में पाए जाते हैं ना? संकिन स्टोमेटास आर फाउंड विच क्लास ऑफ प्लांट्स, किस क्लास के प्लांट में पाए जाते हैं? मीजोफाइटा में पाए जाते हैं, मरुविदित जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, हाइग्रोफाइटा में पाए जाते हैं, जल विदित जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि मीजोफाइटा है ना, एक्सोफाइटा ना, हाइग्रोफाइटा, इसके अलावा हाइड्रोफाइटा, किसमें पाए जाते हैं? जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को देना है और बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्सोफाइटा, यानी कि मरुविदित, यानी कि जो राजस्थान जैसे एरिया में जो पाए जाते हैं, जिनको हम रेगिस्तान एरियाज बोलते हैं, तो रेगिस्तान वाले जो एरियाज में, डेजर्ट एरिया में जो पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मरुविदित, यानी कि एक्सोफाइटा बोलते हैं। और उनके अंदर ही जो है धसे हुए प्लांट होते हैं ना, वो पाए जाते हैं मरुस्थल वाले एरिया में। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला है वाष्प उत्सर्जन की दर कब अधिक होती है ना? व्हेन इज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हायर, वाष्प उत्सर्जन की दर कब अधिक होती है? व्हेन इज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हायर, वर्षा ऋतु में, अधिक नमी में, है ना, ठंड में, अधिक तापमान में, वायु वेग कम में कमी के समय, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हाई ह्यूमिडिटी, ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो विंड स्पीड। क्या इन कंडीशंस में क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन होती है वो आप लोगों की कम होती है? जल्दी से इसका आंसर देना है ना। दर कब अधिक होती है ना, कम नहीं अधिक, हाई होगी। ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो कब इसमें से हाई होगी, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। कब होगा? ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान वाले जो होता है ना उसके अंदर ये तेज होती है। अगला क्वेश्चन है वाष्प उत्सर्जन अधिक होता है, ट्रांसपिरेशन इज ग्रेटर इन। अब देखो क्वेश्चन एक है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं, ऑप्शन क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। तो आप लोगों को इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो होता है ना वो सिलेक्ट करना होता है। शुष्क वातावरण में, कम दाब में, अधिक तापमान में, ड्राई एनवायरनमेंट होता है उसमें होगा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, ऑल ऑफ दीज सभी क्या है? सही है। तो पूरे के पूरे ऑप्शन हमने यानी कि ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिर्फ पत्तियों पर पाया जाता है? इनमें से कौन सा है जो ओनली ऑन पत्तियों पर पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जलरंध्र, है ना, परित्वचक, कैम्बियम, माल्ट यानी कि स्टार्च। तो देखिए जरा, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड ओनली इन लीव्स? वाटर स्टोमेटा, है ना, पेरिडर्म, इसके अलावा कैम्बियम, इसके अलावा स्टार्च सेट जो होती है वो। इसका आंसर हर बच्चा दे सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप लोगों को पता है स्टोमेटा ओनली लीव्स पे पाए जाते हैं, कैम्बियम वगैरह, है ना, पेरिडर्मिस वगैरह, ये सब लोग पूरे प्लांट के हिस्सों में पाए जाते हैं, स्टेम पर भी पाए जाते हैं। अच्छा अगला बताइए, डम्बल आकार के रंध्र पाए जाते हैं, डम्बल शेप ऑफ स्टोमेटा कहां पर पाए जाते हैं? डम्बल शेप स्टोमेटा आर फाउंड। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है ना भाई कि मैं बता नहीं सकता, और ये कहीं इसी से मतलब नहीं है, ये कितनी बार अलग अलग क्वेश्चंस में पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। तो डम्बल आकार के जो रंध्र होते हैं, डम्बल शेप के जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके ग्रैमनी में। क्या होते हैं? ग्रैमनी में पाए जाते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ घास लगा रखी है, क्या लगा रखी है? घास, ये घास है, और यहाँ पे एक क्या है? यहाँ पर एक काऊ है, ठीक है, यहाँ पर एक काऊ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है भैया? एक काऊ है जिसके ये 4 पैर आपको दिख रहे हैं और ये इसकी पूंछ है। तो ये गाय है, तो ये गाय क्या होगी? ये हर्बीवोरस है, तो ये आएगी और आप लोगों का जो चारा है ये खा जाएगी। क्या करेगी? खा जाएगी। तो हर्बीवोरस के डर से, गाय बकरी कुछ भी होती है, हर्बीवोरस के डर से ये लोग जाते हैं जिम। कहाँ जाते हैं? जिम में जाते हैं, और जिम में क्या करते हैं? डंबल शेप के स्टोमेटा बना लेते हैं, डंबल उठा के डंबल शेप के स्टोमेटा बना लेते हैं। तो ये आप मुझे बताओ, हर्बीवोरस क्या खाते हैं? अधिकतर ग्रैमनी खाते हैं, पोएसी फैमिली यानी कि चारे खाते हैं। चारा मतलब ग्रैमनी फैमिली में आता पूरा चारा, तो ये लोग खाते हैं। तो इसलिए याद रखना ग्रैमनी यानी कि ग्रैमनी, पोएसी या चारी जो फसलें होती हैं, चारे वाली फसलें जो होती हैं, उनके अंदर डंबल शेप्ड के स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। अगला है
कि धसे रंध्र किस में पाए जाते हैं? थोड़ी देर पहले बताया है, ये वाला क्वेश्चन ये करेक्ट है ना। सुनकेन जो होल्स होते हैं आर फाउंड इन, तो डेजर्ट वाले जो एरिया होता है उनके अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है 20वां 20वां, कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कोशिकाओं में एकमात्र एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? किस तत्व में कोशिकाओं के एकत्रित होने से जो है रंध्र खुल जाता है ना। accumulations of which of the following elements in the cell cause the stomata to open? इनमें से कैल्शियम, के, Mg यानी कि मैग्नीशियम, Fe मतलब आयरन, की मतलब जो है पोटेशियम को पता ही है, कौन सा ज्यादा कलेक्ट होगा तो इसमें जो है रंध्र खुल जाएंगे। इसके ऑप्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे सेम ऑप्शन आ रहा है दोनों में ना, हिंदी में दोनों सेम आ रहा है। तो ये आप लोगों का 20वां क्वेश्चन है और इसका आंसर है, सबको पता है पोटेशियम है ना, के अगर ज्यादा मात्रा में मौजूद हो जाता है तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इसके 5 क्वेश्चन और हैं, 25 और हैं। अगर आप चाहें तो हम आज की वीडियो में कवर कर लेते हैं, तो जल्दी से कमेंट करिए यस, तो मैं इनको आगे बढ़ा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 क्वेश्चन और हमारे पास 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25, तो ये कवर ही हो जाएगा पूरा, है ना। बिंदु स्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? पराशरण, मूलदाब, प्रकाश संश्लेषण, बाष्प उत्सर्जन। अब देखो गुटेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुटेशन? अब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गुटेशन की बात हो रही है। तो गुटेशन के लिए रूट प्रेशर जो है वो इंपोर्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूट प्रेशर जो है वो इंपोर्टेंट होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे अपने रंध्र रात में खोलते हैं और दिन में बंद कर लेते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा हमेशा होता है कि स्टोमेटा दिन में खुलता है और रात में बंद रहता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा प्लांट है जिसमें स्टोमेटा रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। तो पहला है रात रानी। पहला ऑप्शन क्या है? रात रानी, जिसको अपन नाइट जर्स कहते हैं। फिर उसके बाद है जलीय पौधे यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं जल में रहने वाले। इसके आगे वाला है मसल्स मेरोदिक यानी कि फ्लैसी, एक्सोफैटिक मतलब फ्लैसी लेकिन मसल में होने वाले, रेगिस्तान में पाए जाने वाले। इसके अलावा ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, सॉरी ऑल ऑफ दीज नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा पूछ रहा है। क्या इनमें से कोई ऐसा नहीं है? तो 22 का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में मारिए, तो आप लोगों को पता ही है। इसका आंसर आता है मसल्स मेरोदेविक। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है भैया, मुझे बताओ, इनके पास डेजर्ट एरिया में ये डेजर्ट एरिया में लग रहा है, झाड़ी जैसे प्लांट होते हैं ऐसे ऐसे, है ना, कुछ है। अब इनके पास पहले से ही किस चीज की कमी है? H2O की। अगर दिन में स्टोमेटा खोलेंगे सांस लेने के लिए तो भाई साहब क्या होगा? तो ये होगा कि इन लोगों का पानी उड़ जाएगा, बहुत तेज धूप है, अब इनके पास बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बहुत होशियार होते हैं, ये दिन में स्टोमेटा ओपन ही नहीं करते, बेटा धूप नहीं है, पानी नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा रात में करते हैं। रात में पानी बहुत कम निकलता है, ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो पाता है ना। तो भाई साहब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये चीजें बनी हुई हैं और हर चीज अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स में अकेले जीव नहीं आते, प्लांट भी आते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं, जीव हैं, जीवों में सब प्लांट आ जाएंगे ना। तो भैया वो अपनी जो एटमॉस्फेयर है, अपनी जो रहने की जगह है उसके हिसाब से ढले हुए हैं। उसी हिसाब से इंसानों में भी आप देखेंगे, इंसानों में भी क्या होता है, अफ्रीका का इंसान आपको अलग लगेगा, इंडिया में भी अलग, साउथ इंडियन अलग दिखेगा, नॉर्थ इंडियन अलग दिखेगा। कारण क्या है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर ही को बनाता है, जीवों को बनाता है, ठीक है। वाष्प उत्सर्जन में पौधे कुल अवशोषित जल का कितना हिस्सा खो देते हैं? प्लांट जो होता है जब वो इवेपोरेशन करता है, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन जब उसके अंदर होता है, तो जो उसने जितना पानी पिया है, जितना पानी ऑब्जर्व किया है, उसका कितना हिस्सा उसका खो जाता है, पानी बनके भाप बनके उड़ जाता है, तो वो 99% है। भाई साहब कितना, सोचिए कितना वाटर लॉस हो रहा है, 99% तक वाटर लॉस हो रहा है। सोचिए कितना वाटर लॉस हो रहा है। इसलिए जो गर्मियां होती हैं, गर्मियों में प्लांट अपना पानी हटा देते हैं। अब ये बारिश देख रहे हैं ना, ये बारिश में आप लोग सोचते होंगे समुद्र से पानी ऊपर जा रहा है, वो बहुत कम हिस्सा है, सबसे ज्यादा हिस्सा ज्यादा ट्रांसपिरेशन यानी कि प्लांट के द्वारा। इसलिए आप देखोगे जंगलों में जो है ना सबसे ज्यादा बारिश होती है। कारण क्या है कि ट्रांसपिरेशन भी उनके द्वारा ही होता है, ठीक है। तो जहां से लिया जाता है प्रकृति वहीं पे ज्यादा छोड़ती। चलिए बिंदु स्थापन क्या है ना, गुटेशन ऑफ क्या फ्रॉम, विस्तारण होता है, कब होता है? घावों से, तेल कबीजों से, जल रंध्रों से, रंध्र से। बताइए जल्दी से। वाटर ड्रॉप्स के रूप में होता है, इसका ऑप्शन है ना, जल्दी बताइए। 24 का सी, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उनके फॉर्म में होता है
ना जल रंच से होता है। इसको मार्जिन भी अगर लिखा आता तो भी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सहायक कोशिकाओं के विषय में सर्वोत्तम वर्णन करती है, बताइए जरा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट ना डिस्क्राइब सबसिलियरी सेल्स, बताइए। इसका आंसर होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। सहायक कोशिकाएं केवल आकार में भिन्न होती हैं, सहायक कोशिकाओं में केवल सजातीय परती वाली दीवारें पाई जाती हैं, केवल क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अनुपस्थित होता है, बाकी सबसे होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमने कवर किए हैं प्लांट वाटर रिलेशन के 25 पीवाईक्यू क्वेश्चन और बेहद खास और इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोगों से कितने 25 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के बने कमेंट में बताना है। वीडियो शेयर करना नहीं भूलना है, स्पेशली लाइक, आप लोगों के लाइक बहुत कम आते हैं बेटा, लाइक करते जाइए, ठीक है। और ऐसी वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहें, उसके लिए आपका बनना है कि आप लोग हमको सपोर्ट करें, वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को हमारे साथ जोड़ें, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।